हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी स्टडी कॉर्नर। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो है स्पेशली वर्ब के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वर्ब की 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ जहाँ पे वर्ब की रूल्स के ऊपर डिस्कस किया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुकी है। ये पार्ट 3 एंड लास्ट वीडियो है स्पेशली वर्ब के ऊपर। इसके ऊपर वर्ब की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। दैट मीन्स टोटल 3 पार्ट है यहाँ पे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसके बाद आपके वर्ब्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो आज हम डिस्कस करते हैं वर्ब की रूल 5। रूल 5 के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है? द एक्सप्रेशन मेनी, ए एन और मोर देन वन शुड बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। दैट मीन्स क्या है, अगर पर्टिकुलर किसी सेंटेंस में आपको या तो मेनी दिखेगी, ए एन दिखेगा, ठीक है, मेनी और ए एन दोनों साथ में, या फिर सिर्फ मेनी, ठीक है, अदरवाइज मोर देन वन शो होती है तो क्या होगा, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स देखो, मेनी एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली टेकन प्लेस। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सिर्फ मेनी मेंशन किया हुआ है, तो मेनी मीन्स मेनी एक्सीडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग ही तो यहाँ पे वर्ब यूज़ हुआ ना, मेनी एक्सीडेंट्स, तो प्लूरल फॉर्म है तो हैव रिसेंटली टेकन प्लेस यूज़ हुआ है। यहाँ पे क्या है, देखो मेनी एन एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली टेकन प्लेस। अब देखो दोनों कंडीशन में डिफरेंट क्या है, इसमें देखो एन मेंशन किया हुआ है, इसमें एन मेंशन किया हुआ नहीं है। मेनी एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली टेकन प्लेस, मेनी एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली टेकन प्लेस, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस को डिफर किसके थ्रू किया जा रहा है, एन के थ्रू। यहाँ पे एन प्रेजेंट है, यहाँ पे एन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करोगे, मेनी एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली टेकन प्लेस, ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस दोनों के रिगार्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज़ हुआ है। जैसे अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, ठीक है, शुड बी फॉलोड बाय मेनी, ए एन होता है या फिर मोर देन वन होता है, तब क्या होगा, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। कैसे, यहाँ पे क्या है, एन एक्सीडेंट्स, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा ये चेंज होके क्या हो जाएगा, ये चेंज होके हो जाएगा हैज़। क्यों, एंड रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर फॉर्म को, तो सिंगुलर फॉर्म के साथ क्या यूज़ होना चाहिए, यहाँ पे हैज़ यूज़ होना चाहिए, ना कि हैव। और एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, मोर देन वन मैन वाज एब्सेंट, क्या ये सही है, क्या मेंशन किया हुआ है, मोर देन वन होगा तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। मोर देन वन मैन वाज एब्सेंट, डेफिनेटली यहाँ पे मैन है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब भी वाज होगा। बट देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, मोर मेन देन वन वेर बर्न, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेन आ गया ना, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, वेर यूज़ हो गया ना चेंज। ये किसको रिफ़र करता है, ये रिफ़र करता है रूल 1 को। जैसे हमने पढ़े थे रूल 1 में, क्या पढ़े थे कि अगर किसी भी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स हो या फिर मोर देन 2 सब्जेक्ट्स हो और वो सारे सब्जेक्ट्स किसके हिसाब से ऐड होता है, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन सारे वर्ड्स के साथ अगर जुड़ जाता है, मतलब क्लॉज के हिसाब से वो अगर यूज़ होता है, या फिर मोर देन वन, वहाँ पे हम पढ़े थे ना, नथिंग बट, एक्सेप्ट, ठीक है, नो लेस देन, तो उसमें क्या होता है, उसमें यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू वर्ब, अकॉर्डिंग किसके लिए यूज़ होता है, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी तो सेम हुआ, मोर मैन देन वन, ठीक है, मोर मेन देन वन, तो यहाँ पे मेन क्या है उसके हिसाब से तो यहाँ पे वर्ब यूज़ हो गया। तो आपको थोड़ा सा फोकस करके चीज़ों को देखने पड़ेंगे तो ये आसानी हो जाएगी। अभी आगे और देखेंगे, ये क्या प्रैक्टिस के थ्रू आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, इन अ कंपाउंड सेंटेंस बोथ ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड प्रिंसिपल वर्ब्स शुड बी मेंशन्ड सेपरेटली इफ़ दे डिफर इन नंबर, फॉर्म और वॉइस। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड सेंटेंस है और उसमें 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब्स मेंशन किया हुआ है तो वो सेपरेटली यूज़ होगा। कब कब, जब वहाँ पे नंबर्स के हिसाब से डिफ़र किया जाएगा या फिर फॉर्म्स या फिर कोई वॉइस। क्लियर, कैसे, देखो इन सच केस अगर इन सब कंडीशन होगा तो क्या होगा, वन वर्ब कैन नॉट एक्ट बोथ द क्लॉजेस, एक वर्ब दोनों क्लॉज के लिए यूज़ नहीं होगा। दैट मीन्स क्या होगा, मे बी वहाँ पे दोनों अलग अलग वर्ब यूज़ होंगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ही हैज़ नॉट एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर। यहाँ पे देखो वर्ब दो है ना, हैज़ नॉट, विल नॉट, है ना, इन नियर फ्यूचर, तो यहाँ पे दोनों वर्ब यूज़ हुआ है।
तो ये दोनों वर्ब क्यों यूज़ होगा, या भी बोले ना कि यहाँ पे क्लॉज अगर होगा दोनों अलग अलग, तो ये हैज़ नॉट एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर। तो क्या होगा, ये जो वर्ब यूज़ होगा ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, मैरी के लिए तो यूज़ हो रहा है ना, विल नॉट मैरी मीन्स इसके लिए ये जो क्लॉज मेंशन किया हुआ है एक ही वर्ब यूज़ होगा नहीं, तो अगर एक वर्ब यूज़ नहीं होगा तो ये दोनों वर्ब यूज़ हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसको भी तो दोनों होने चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ नॉट के बाद यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे मैरिड, ही हैज़ नॉट मैरिड एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, ही सरेंडर्ड बिफोर द कोर्ट एंड सेंट द जेल। कोर्ट के सामने वो सरेंडर हो गया एंड सेंट द जेल। यहाँ पे एंड के बाद यूज़ होगा वॉज, एंड वॉज सेंट द जेल। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6 क्या मेंशन किया हुआ है। रूल नंबर 6 के हिसाब से क्या है देखो, अब द वर्ब इज फॉलोइंग केसेस यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कौन से केसेस, नंबर 1 when two singular nouns refer to the same person denoted by one article। एक आर्टिकल के थ्रू अगर दो अलग अलग, एक आर्टिकल के थ्रू अगर दोनों सेम पर्सन को डिनोट करता है तो उसके लिए क्या होगा, दो सिंगुलर नाउन्स। नाउन तो दोनों सिंगुलर नाउन्स है ना अलग अलग, लेकिन वो किसको रिफ़र करता है, एक ही पर्सन को अगर डिनोट करता है तो क्या होगा, वन आर्टिकल यूज़ होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, in certain phrases or idiomatic prayer of word suggesting the same meaning though not synonyms। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, ब्रेड एंड बटर आर सॉल्ड हेयर। यहाँ पे देखो आर मेंशन किया हुआ है, क्या ये करेक्ट सेंटेंस है, डेफिनेटली ये करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन ये तो जस्टिफाई नहीं कर रहा है हमारे रूल्स को। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे क्या है, वर्ब्स इज फॉलोइंग केसेस यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कौन से केसेस में, अगर दो सिंगुलर नाउन्स है, ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है, चलो हो गया, रेफर टू द सेम पर्सन डिनोटेड बाय वन आर्टिकल, एक आर्टिकल से डिनोट होगा। लेकिन यहाँ पे तो वो चीज़ कंडीशन नहीं है, तो अगर कंडीशन सक्सेसफुल नहीं होता, यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे वर्ब आर यूज़ किया हुआ है, तो इसके हिसाब से तो ये करेक्ट हो गया है ना। क्योंकि अगर ये जस्टिफाई करता तो हम यहाँ पे सिंगुलर या फिर सिंगल आर्टिकल यूज़ करते। यहाँ पे देखो क्या है, सेकेंड पॉइंट देखो, इन सर्टेन फ्रेजेस, अगर यहाँ पे फ्रेज यूज़ होता है और इडियोमैटिक पेयर्स यूज़ होता है तो क्या होगा, मीनिंग अगर दोनों का सेम यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे भी तो है ब्रेड एंड बटर और एक फ्रेज भी है ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे मीनिंग देखो दोनों का सेम हो रहा है क्या, नहीं, दोनों सेम नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये दोनों यूज़ हो रहा है एज ए थिंग, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर, तो दोनों मीनिंग अलग अलग कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर मीनिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसीलिए इन दोनों के हिसाब से यहाँ पे आर यूज़ किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से बोलती, ब्रेड एंड बटर इज़ डिफ़िकल्ट, ब्रेड एंड बटर इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न। देखो यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर मेंशन किया हुआ है, ये इसके हिसाब से दोनों सेम मीनिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रेड एंड बटर अलग अलग थिंग्स को जस्टिफाई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रेड एंड बटर ये मेंशन कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को जो कि अर्निंग करते हैं। जैसे मानो आप कोई कहीं पे जॉब करते हो या फिर मानो कोई भी अमाउंट अर्न करने की कोशिश करते हो, तो वो क्या है, वो डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू अर्न। ठीक है, तो यहाँ पे ये जस्टिफाई कर रहा है, तो ये फ्रेज के हिसाब से यूज़ हो रहा है, ये सिंपल थिंग्स के हिसाब से यूज़ हो रहा है। यहाँ पे दोनों ही सेम मीनिंग को प्रेजेंट करता है। जब भी दोनों सेम मीनिंग को प्रेजेंट करेगा उसके लिए क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बता रहे हैं, द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आर ऑन अ विजिट टू द तहसील टुडे। तो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला दोनों एक ही पर्सन को डिनोट करता है, जो कलेक्टर होगा और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, बोथ आर सेम, दोनों ही तो सेम को ही बोलते हैं ना, कलेक्टर किसको बोलोगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही बोलोगे। तो इन दोनों के लिए अगर सेम आर्टिकल यूज़ होता है तो वर्ब भी क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलरिटी तो होगा ना कि आर यूज़ होगा। दोनों अलग अलग होते तो आर यूज़ होता, बट यहाँ पे तो दोनों सेम को डिनोट कर रहा है, तो जब सेम डिनोट करते हैं तो यहाँ पे आर के जगह पे क्या बना दो, इसको इज बना दो। When the sentence begin with it, the verb according to the subject of it। अगर सेंटेंस इट से स्टार्ट होता है तो वर्ब भी इट के अकॉर्डिंग ही होगा। सेकेंड पॉइंट में क्या है, इन द केस ऑफ सेंटेंस बिगिनिंग विथ देयर एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द प्रेडिकेट और कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या है, अगर इट से स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस तो वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आएगा वो इट के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा।
समझ में आ गया ना। अगर ईट यूज़ करते हो तो वर्ब भी क्या होगा, ईजी होगा। ठीक है, भले ही वहाँ पे वो हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं और किस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे। सेकंड पॉइंट के क्या बता रहे हैं, अगर उसमें देयर से स्टार्ट होता है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे, एक तो ईट से स्टार्ट होगा या तो देयर से स्टार्ट होगा। तो देयर से अगर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, तो वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग होगा, प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग होगा और कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग होगा कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट वहाँ पे दिया जा रहा है। इट इज़ आई हु एम हेल्पिंग यू, तो यहाँ क्या मेंशन क्या हुआ है, इट इज़ आई हु एम हेल्पिंग यू। सेकेंड देखो क्या है, देयर वेर अ बॉय एंड अ टीचर इन द क्लासरूम। जैसे कि बताया था, ये देयर अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो प्रेडिकेट के हिसाब से वहाँ पे वर्ब यूज़ होगा। तो यहाँ पे यूज़ हुआ ना वेयर, किसके लिए यूज़ हुआ, अ बॉय एंड अ टीचर। अ विश, अ रिग्रेट, अनलाइकली कंडीशन एंड कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब जिस प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बात हो रही है उसके हिसाब से आपका क्या होगा। अगर सेंटेंस में विश किया जा रहा होगा सेंटेंस में, या फिर रिग्रेट की फील आ रही है, या फिर अनलाइकली कोई भी कंडीशन है, उन सब की कंडीशन में क्या होगा, चेंजेस आएंगे। कैसे, देखो फर्स्ट वन में क्या है, इन सबजंक्टिव मोड मतलब प्रेजेंट कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से वी मे यूज़ वाज और वेयर, दो वेयर इज़ मोर करेक्ट फॉर्म। ठीक है, और ये कब यूज़ होगा, सिंपल पास्ट प्लूरल, टू एक्सप्रेस रिग्रेट और विश फॉर अ प्रेजेंट सिचुएशन। आई विश आई हैड अ हाउस ऑन माई ओन नाउ, तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि आप विश कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई चीज़ आप विश करते हो या फिर जो इमेजिनरी वर्ड होते हैं वहाँ पे आप क्या करते हो, आई के साथ ऑलवेज यूज़ करते हो वेयर, ना कि वाज। आई वाज तब यूज़ होता है जब वो रियलिटी प्रेजेंट करता है। सेकेंड देखो, आई एम सॉरी आई डोंट हैव अ हाउस, तो पहले वाला तो बता रहा है विश को जस्टिफाई कर रहा है, सेकेंड वाला रिग्रेट कि आप सॉरी फील कर रहे हो, आई एम सॉरी आई डोंट हैव अ हाउस। सेकेंड पॉइंट के हिसाब से टू एक्सप्रेस अनलाइकली कंडीशन, कैसे, अनलाइकली कंडीशन का मीन्स क्या है, इफ़ आई वर अ टीचर आई वुड हेल्प यू। कंडीशन हो गया ना, अगर मैं, देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर चुकी ना, यहाँ पे आई वेयर यूज़ हो रहा है। आई वेयर मतलब अगर आप टीचर होते, अगर मैं टीचर होती तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करती। ठीक है, हालांकि वुड डेफिनेट का सेंस नहीं देता। एज इफ़ or as though, the subjunctive can be used in a clause beginning with as if or as though to express a statement contrary to the fact। मतलब अगर subjunctive कंडीशन में होता है उसमें अगर कोई भी क्लॉज स्टार्ट होता है as if से या फिर as though से, ठीक है, तो क्या करता है, उसको फैक्ट को एक्सप्रेस करता है, स्टेटमेंट का। किस तरीके से, एग्जाम्पल क्या, शी बिहेव्स एज इफ शी वेर अ लैंड लेडी, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा था, एज इफ़ मतलब तरीके से। ठीक है, उस तरीके से, तो यहाँ पे एज इफ़ यूज़ हो गया ना। आफ्टर वुड रैदर और हैड रैदर के बाद क्लॉज ऐड होता है, मीन्स अगर कोई भी क्लॉज यूज़ होगा तो उसमें क्या होगा, क्लॉज के पहले क्या यूज़ होता है, वुड रैदर और हैड रैदर। कैसे, these phrases are followed by a clause in a subjunctive mood, otherwise direct infinitive is used। मतलब अगर ये यूज़ होता है क्लॉज में तब तो ये ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो कैसे, आई वुड रैदर यू हेल्प्ड माई ब्रदर, आई वुड रैदर यू हेल्प माई ब्रदर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, वुड रैदर पहले स्टार्ट हुआ ना क्लॉज, तो जब भी क्लॉज के हिसाब से कोई यूज़ करोगे आप इसको तो क्या होगा, आफ्टर वुड रैदर और आफ्टर हैड रैदर के बाद क्लॉज यूज़ होता है। सेकेंड देखो, आई हैड रैदर यू स्टेड विथ हिम। इन सबजंक्टिव मोड रेफरिंग टू पास्ट सिचुएशन यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था प्रेजेंट सिचुएशन। अब बता रहे हैं कि अगर पास्ट में कोई सिचुएशन हो जो ऑलरेडी हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, पास्ट सिचुएशन को फोकस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको पता है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हो तो सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, यही तो डिनोट करता है, और इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो जो कि अगर पास्ट होगा तो डेफिनेटली वो हैड ही होगा। ठीक है, कैसे ये भी देख लेते हैं। आई विश आई हैड हैड अ गन देन, आई विश आई हैड नॉट मीट हर लास्ट ईयर।
दैट मीन्स क्या है, देखो आई विश, अगेन वही चीज़ें आप विश कर रहे हो, ठीक है, अगेन सेम चीज़ आप विश कर रहे हो, आई हैड अ गन देन, ठीक है, आपके पास अगर गन होता, सेम चीज़। अब आप बोल सकते हो यहाँ पे दोनों हैड क्यों यूज़ होता है, इसका भी एक बता दूँ। ये चीज़ आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो दोनों 3 कंडीशन में हो सकता है, या तो होगा हैज़ हैड, हैव हैड और हैड, ठीक है। अब जबकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में हमेशा हैड यूज़ होता है, मीन्स ये दोनों प्रेजेंट को डिफ़र करता है और ये पास्ट को डिफ़र करता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हैड हमेशा सेकेंड पोजीशन में आएगा और फर्स्ट के लिए आपको हमेशा क्या, या तो हैव या तो हैज़ या फिर हैड यूज़ करने पड़ेंगे, हैड कभी भी आगे नहीं आएगा, ठीक है। हैड हैव हैड और हैज़ हैड, ये इस तरीके से यूज़ होता है। के लास्ट रूल देखते हैं। लास्ट रूल ये है, द पोजिशन ऑफ वर्ब इन द क्लॉज बिगिनिंग विथ एज एंड देन व्हेन द सब्जेक्ट इज़ हिडन। जब सब्जेक्ट हिडन होता है तब क्या होगा, रूल नंबर 10 के हिसाब से वर्ब की जो पोजीशन है वो किसके बाद होगा, एज और देन के बाद। एग्जाम्पल देखो, द गेस्ट केम ऑन टाइम एज वेयर होप्ड, जैसा उम्मीद की जा रही थी गेस्ट वैसे आ गए, तो यहाँ पे मेंशन हुआ ना एज ए क्लॉज के हिसाब से, द गेस्ट केम एज वेयर होप्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट मेंशन है, नहीं सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हिडन है ऑलरेडी। यहाँ पे मेंशन क्या हुआ है ना, द गेस्ट केम ऑन टाइम एज, यहाँ पे क्या है, एज वी वेयर होप, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट एब्सेंट है। सेकेंड देखो, देयर वेयर मोर सर्वेंट्स देन वेयर रिक्वायर्ड, फिर से देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट एब्सेंट है। जब भी आप एज और देन से अगर कोई क्लॉज यूज़ करते हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे सब्जेक्ट के एब्सेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। देयर वेयर मोर सर्वेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स है, देन जैसे कि वेयर रिक्वायर्ड के हिसाब से वहाँ पे काफ़ी सारे सर्वेंट है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और यहाँ पे जितने भी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स फोकस किए जाने थे वो मैंने सारे डिस्कस कर दिया है। इसके बाद आपको और कोई भी चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इतना रूल्स भी अगर आप कर लोगे ना तो वर्ब आपकी टोटली कंप्लीट हो गई। सो आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।